कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑब्स्टेट्रिक के रैपिड स्पेंट्स के बारे में, जिसमें हमने टॉपिक जो सजेस्ट किए हैं आपको, इनमें से एक सिंगल पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे एक सिंगल लाइन के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ में। फर्स्ट पॉइंट से ही हम शुरू कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन हमारा है जिसमें बात कर रहे हैं हम स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डिजीज़। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्टडी और उससे रिलेटेड डिजीज़ की स्टडी, उसको हम बोलते हैं गायनेकोलॉजी। स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डिजीज़, गायनेकोलॉजी। स्टडी ऑफ फीमेल प्रेगनेंसी एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। फीमेल प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कौन कौन सी, जैसे लेबर है, प्यूरपेरियम है, इनका स्टडी। ये फीमेल प्रेगनेंसी की स्टडी और रिलेटेड प्रॉब्लम्स की स्टडी, उसको हम बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स। रिलेटेड प्रॉब्लम में हम किसको काउंट कर रहे हैं, लेबर और प्यूरपेरियम को। फीमेल हार्मोन कौन सा होता है, एस्ट्रोजन। मेल हार्मोन कौन सा होता है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड्रोलॉजी। फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस की फंक्शनल यूनिट, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में दो तरह की सेल्स प्रेजेंट होती है। 2 टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में 2 टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती है। फर्स्ट सेल सर्टोली सेल्स को हम क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग सेल। सर्टोली सेल या सपोर्टिंग सेल, इनका क्या काम है, न्यूट्रिशन टू स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। दूसरी तरह की सेल, एक तो हो गई सर्टोली सेल, दूसरी होती है स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। इनका क्या काम होता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। दो तरह की सेल होती है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में, सर्टोली सेल्स और दूसरी होती है स्पर्मेटोगोनियल सेल। सर्टोली सेल्स इन्हीं को बोलते हैं सपोर्टिंग सेल। न्यूट्रिशन टू स्पर्मेटोगोनियल सेल्स, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। ये दोनों सेल्स प्रेजेंट होती है। फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस की जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है, उसके अंदर दोनों तरह की ये सेल्स प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है हमारे मेल गैमेट्स, स्पर्म। फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, फीमेल गैमेट, ओवम। अब बात करें हम दोनों ही स्पर्म और ओवम के बारे में बात कर लेते हैं। अगर स्पर्म की अगर बात करें तो क्या, स्पर्म होता है मोटाइल, हैप्लोइड, आधे नंबर्स ऑफ सेल्स होते हैं इसमें। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग, लाइफ स्पान 48 से 72 आवर्स। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है, स्पर्म के प्रोडक्शन होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, 61 डेज में कंप्लीट हो पाती है। बात करें अभी हम फीमेल गैमेट्स, ओवम के बारे में, तो ओवम नॉन मोटाइल होता है, मूवमेंट नहीं करता है अपने आप से। हैप्लोइड होता है, लाइफ साइकिल 12 to 24 आवर्स। ऊजेनेसिस की प्रोसेस, यानी कि ओवम के बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ऊजेनेसिस की प्रोसेस में टाइम लगता है 6 to 8 डेज। सराउंडेड बाय विटेलाइन मेम्ब्रेन, यानी कि ओवम की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन, उसके द्वारा सराउंडेड रहता है। या ओवम की जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हम बोल रहे हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। स्पर्म, और ये हो गया ओवम। स्पर्म में टोटल क्रोमोसोम्स नंबर की अगर हम बात करें, एक सेल में, किसी भी एक सेल में या एक सेल की हम बात करें तो वहाँ पे टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं कितने, 46 में से 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स
ऑटोसोम्स के 22 पेयर्स होते हैं, ठीक है। और बाकी जो 1 पेयर है, 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स। किसी भी एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स यानी कि 44 होते हैं ऑटोसोम्स, 1 पेयर यानी कि दो क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। स्पर्म में कौन सा प्रेजेंट होता है? 22 + x और 22 + y, एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। ओवम में 22 + x और 22 + x दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों का फ्यूजन होगा, तो उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन होने के बाद दोनों का बन जाएगा क्या? जाइगोट को हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड संख्या में होता है। स्पर्म होता है हैप्लॉइड, ओवम होता है हैप्लॉइड, दोनों के हाफ कंप्लीट होने से बन जाएगा जाइगोट कैसा होता है? डिप्लॉइड, जिसमें कि 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और एक सेल में होते हैं कितने? 46। अगर मेल का स्पर्म में 22 + x है और मदर के ओवम में 22 + x है, तो क्या बन जाएगा? 44 + XX 44 + XX बन गया। 44 + XX बन गया तो मतलब क्या होगा? फीमेल सेक्स होगा बेबी का। और अगर 22 + y और 22 + x मिल गए तो क्या बन जाएगा? 44 + XY, मतलब मेल सेक्स होगा बेबी का, ठीक है। जाइगोट की हमने अभी बात करी। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, डिप्लॉइड होता है और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। टाइम ड्यूरेशन होता है 0 से 2 वीक का, यानी कि फर्टिलाइजेशन से 2 वीक तक का टाइम ड्यूरेशन है। उसको हम जो ओवम और स्पर्म का फ्यूजन के बनने के बाद जो प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं जाइगोट। तो इस जाइगोट के बाद में बनता है एम्ब्रियो होता है 2 वीक से 8 वीक ऑफ गेस्टेशन का पीरियड ड्यूरेशन। एम्ब्रियो के बाद में बनता है फीटस होता है 8 वीक से 40 वीक। जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो के बाद बनता है फीटस। जाइगोट की बात करें तो फर्टिलाइजेशन से 2 वीक तक का टाइम ड्यूरेशन, एम्ब्रियो 2 वीक से 8 वीक तक का टाइम ड्यूरेशन, फीटस 8 वीक से 40 वीक तक का टाइम ड्यूरेशन। अब बात करते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में। तो ऑर्गन में फर्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल जेनाइटल को हम क्या बोलते हैं? वल्वा। एक्सटर्नल जेनाइटल को ही हम बोलते हैं वल्वा। एक्सटर्नल जेनाइटल को ही हम बोलते हैं क्या? वल्वा या प्यूडेंडम। वल्वा में ऊपर की तरफ क्या होता है? मॉन्स प्यूबिस एंटीरियरली होता है, एंटीरियरली। लेबिया मेजोरा कहाँ होता है? लेटरली। आउटर लिप भी इनको हम बोलते हैं लेटरली, इन्हीं को बोलते हैं आउटर लिप। लेबिया माइनोरा को हम बोलते हैं क्या? इनर लिप। वेस्टिबुल क्या है? एक ट्राइएंगुलर स्पेस। लेबिया माइनोरा पोस्टीरियर साइड में जाकर के आपस में फ्यूज होकर बनाती है फॉरचेट। और लेबिया मेजोरा पोस्टीरियरली जाकर के दोनों साइडों की जाकर के फ्यूज होकर के बनाती है पोस्टीरियर कमिश्चर। वेस्टिबुल जो ट्रायंगुलर स्पेस था, इसमें 4 ओपनिंग प्रेजेंट होती है। 4 कौन सी? एक तो यूरेथ्रल ओपनिंग जहाँ से यूरेथ्रा पास आउट होकर के बाहर आ रहा है, यानी कि यूरेथ्रल ओपनिंग जहाँ से वॉइडिंग ऑफ यूरिन किया जाता है। एक होता है वेजाइनल ओपनिंग जहाँ से फीटस का एक्सपल्शन होता है, वेस्ट प्रोडक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाहर निकलते हैं। तीसरा होता है बार्थोलिन डक्ट। दो बार्थोलिन डक्ट होती है, इन्हीं को बोलते हैं हम ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड। 2 होती है आइदर साइड ऑफ वेस्टिबुल्स, यानी कि वेस्टिबुल्स के दोनों साइडों में प्रेजेंट होती है। 2 होती है पी साइज में होती है, येलो कलर में होती है। येलो कलर की पी साइज की 2 होती है टोटल। ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी इनको हम बोलते हैं बार्थोलिन डक्ट होती है। 2 होती है इनकी ओपनिंग, वेस्टिबुल्स में आकर के ओपनिंग इनकी होती है। इसके अलावा चौथी ओपनिंग होती है किसकी? 4 चीज़ कौन सी थी? फर्स्ट यूरेथ्रल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, बार्थोलिन डक्ट और स्केन्स ग्लैंड भी यहीं पे प्रेजेंट होती है। ये
स्किन्स ग्लैंड का सीक्रेशन एल्केलाइन होता है, स्किन ग्लैंड का सीक्रेशन एल्कलाइन होता है। बार्थोलिन डक्ट का सीक्रेशन भी एल्केलाइन होता है। स्किन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड, लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड। और लार्जर या ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड कौन सी है? बार्थोलिन डक्ट वाली, बार्थोलिन ग्लैंड। और स्किन ग्लैंड को हम बोलते हैं लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड। इसके बाद में दूसरी एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन में ऑर्गन है क्लाइटोरिस, मॉन्स प्यूबिस के नीचे प्रेजेंट होता है, जस्ट बिलो द मॉन्स प्यूबिस। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, richly supplied with narrow, highly supplied by narrow, hanging एक फैटी सीक्रेट ए फैटी सब्सटेंस सीक्रेट करता है, उसको क्या बोलते हैं? स्मैग्मा। अब बात करते हैं हम वेजाइना के बारे में। वेजाइना फाइब्रोमस्कुलर की शीथ होती है, फाइब्रोमस्कुलर शीथ, कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन किस किस के बीच में? वल्वा एंड यूट्रस, यूट्रस और वल्वा यानी कि एक्सटर्नल ऑर्गन और यूट्रस के बीच में एक शीथ होती है, इसको हम बोलते हैं फाइब्रोमस्कुलर शीथ, जिसका नाम है वेजाइना। इसमें कौन कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल। पोस्टीरियर वाल है वो लंबी होती है, पोस्टीरियर वाल इज लार्जर, पोस्टीरियर वाल जो है वो लंबी होती है, एंटीरियर वाल है वो छोटी होती है। डायमीटर की अगर हम बात करें तो डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। फंक्शन क्या है इसके? ऑर्गन ऑफ कोइटस, सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे उसका एक ऑर्गन है, यानी कि ऑर्गन है जो सेक्सुअल कोइटस एक्ट में काम आता है। एक्सपल्सन ऑफ फीटस का एक्सपल्सन कराता है। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन कराता है। पीएच की अगर हम बात करें तो पीएच होती है एसिडिक 3.8 से 4.5। अब बात करें हम यूट्रस की। यूट्रस होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, होलो मस्कुलर ऑर्गन, पायरिफॉर्म शेप्ड होता है। पायरिफॉर्म शेप यानी कि पियर शेप का होता है। मेजरमेंट की बात करें नॉन प्रेग्नेंट में मेजरमेंट की अगर बात करें तो 7.5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 1.25 सेंटीमीटर। प्रेगनेंसी के टाइम पे लेंथ जो है उसका 5 टाइम्स बढ़ जाएगी, लेंथ इंटू 5 टाइम्स। लेंथ जो है 7.5 सेंटीमीटर से 5 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि 35 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा हो जाएगी। वेट की अगर बात करें नॉन प्रेग्नेंट में यूट्रस का वेट 50 से 80 ग्राम। एवरेज बात करें तो एवरेज होता है 60 ग्राम। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ESI में। प्रेगनेंसी के बारे में बात करें तो 900 से 1000 ग्राम, यानी कि 900 ग्राम से 1000 ग्राम के बीच में होता है। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस पेल्विक ऑर्गन होता है, पेल्विक ऑर्गन। और ये एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है कब? एब्डोमिनल ऑर्गन कब? जब प्रेगनेंसी के यानी कि प्रेगनेंसी के 12 वीक कंप्लीट हो जाते हैं तब। आफ्टर 12 वीक, 12 वीक कंप्लीट हो जाने के बाद में एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है। वैसे नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस जो है वो एक पेल्विक ऑर्गन होता है। टोटल 3 लेयर होती है यूट्रस की, टोटल 3 लेयर होती है, आउटर, इनर और मिडिल वाली को बोलते हैं मायोमेट्रियम, इनर वाली को बोलते हैं एंडोमेट्रियम और आउटर वाली को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। जो स्ट्रॉन्ग एंड थिकेस्ट लेयर है, स्ट्रॉन्ग और थिकेस्ट लेयर है मायोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो है वो लॉस हो जाती है MC के टाइम के पर। यूट्रस के इन्फ्लामेशन को हम बोलते हैं मैट्राइटिस, यूट्रस के इन्फ्लामेशन को बोलते हैं मैट्राइटिस। सर्विक्स की बात करें हम अगर तो सर्विक्स में वेजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स, वेजाइनल पार्ट जो है सर्विक्स का, उसकी अगर बात करें तो वो होता है वेजाइनल पार्ट, जो पार्ट सर्विक्स का वेजाइना के कांटेक्ट में रहता है उसको हम बोलते हैं एक्टो सर्विक्स। और एक्टो सर्विक्स जो है ये 4 फोर्निक्स बनाता है, 4, 2 लेटरल फोर्निक्स, एक एंटीरियर फोर्निक्स और एक पोस्टीरियर फोर्निक्स। बेबी का
इम्प्लांटेशन, यानी कि इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है? अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस, अपर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस, यूट्रस के अपर पार्ट में, यानी कि बॉडी, यूट्रस की बॉडी के अपर पार्ट में इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है। और जो प्रोडक्ट है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहाँ होता है? यूट्रस की बॉडी कैविटी में होता है, बॉडी कैविटी में होता है। यूट्रस के पोजीशन की अगर हम बात करें, पोजीशन यूट्रस की होती है एंटी वर्टेक्स, एंटी वर्टेक्स, एंटी फ्लेक्शन, एंटी वर्टेक्स 90 डिग्री, एंटी फ्लेक्शन 120 डिग्री। ठीक है, एंटी वर्टेक्स 90 डिग्री, एंटी फ्लेक्शन 120 डिग्री। अब बात करते हैं हम फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में। फैलोपियन ट्यूब्स पेयर्ड ऑर्गन होती है, लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। पैग सेल्स प्रेजेंट, पैग सेल्स प्रेजेंट होती है फैलोपियन ट्यूब्स में। और पेयर्ड ऑर्गन है, 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है, पैग सेल्स प्रेजेंट होती है। 4 पार्ट होते हैं। इंट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, इंट्राम्यूरल लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर। दूसरा पार्ट है इस्थमस, इस्थमस जो है वो दूसरा पार्ट है, 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। तीसरा पार्ट है एम्पुला, एम्पुला, एम्पुला होता है 5 सेंटीमीटर का, सबसे बड़ा पार्ट है। फर्टिलाइजेशन जो है यहीं पे होता है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहाँ कंप्लीट होता है? एम्पुला में। मोस्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी एम्पुला वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। चौथा पार्ट है इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम 1.25 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। अब बात कर रहे हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए हाइपोथैलेमस से GnRH, हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, वो एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है FSH और LH, FSH और LH ये दोनों जाकर के काम करते हैं ओवेरी पे। फिर ओवेरी से रिलीज होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग अगर बात करें, टैनर और मार्शल, टैनर एंड मार्शल ने पिट्यूटरी, ये प्यूबर्टी डेवलपमेंट या प्यूबर्टी के 5 स्टेज बताए थे टैनर और मार्शल में। फर्स्ट स्टेज है, इनका एक सीक्वेंस होता है, एक के बाद में एक आती है। फर्स्ट स्टेज था ब्रेस्ट डेवलपमेंट। टैनर और मार्शल ने प्यूबर्टी के 5 स्टेज बताए थे। फर्स्ट स्टेज है ब्रेस्ट डेवलपमेंट, दूसरा है एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट, एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट, तीसरा है प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट, प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट, चौथा है इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन हाइट, और लास्ट है मीनार्क। यानी कि सबसे पहले ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, फिर एक्सिलरी हेयर आएंगे, फिर उसके बाद प्यूबिक हेयर आएंगे, फिर इंक्रीज इन हाइट होगा, और उसके बाद में लास्ट में, सबसे पहले लास्ट में म्यूनार्क यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें एक सीक्वेंस के बाद में, यानी कि सबसे पहले ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट होगा, प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट होगा, हाइट बढ़ेगी, और फिर मीनार्क होगा। तो ये सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में होती है। टैनर मार्शल ने इसके 5 स्टेज बताए थे। BHU 2015 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनको हम बोलते हैं 5 स्टेजेज ऑफ प्यूबर्टी। इसका टोटल ड्यूरेशन जो है वो, ये सारी चीज़ें 10 से 16 साल के बीच में कंप्लीट होती है। अगर ये सारे फीचर्स अगर 10 साल से पहले अपीयर हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रीकोशियस प्यूबर्टी, प्रीकोशियस प्यूबर्टी। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 तरह के चेंजेस होते हैं, ओवेरियन चेंजेज और एक होता है यूट्राइन चेंजेज, और एक होते हैं ओवेरियन चेंजेज। ओवेरी में 2 साइकिल चेंज होती है, यानी कि ओवेरी में 2 फेज कंप्लीट हो पाती है इस टाइम ड्यूरेशन में। एक है फोलिकुलर फेज, फोलिकुलर फेज, दूसरा है ल्यूटियल फेज। ये दोनों फेज कंप्लीट होती है ओवेरी में। यूट्रस में 3 फेज कंप्लीट हो पाती है। ब्लीडिंग फेज, टोटल MC ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। ब्लीडिंग फेज दूसरी फेज आती है, इसके बाद प्रोलिफेरेटिव फेज, तीसरी आती है सीक्रेटरी फेज। ब्लीडिंग फेज 1 से 5 दिन के लिए, प्रोलिफेरेटिव 6 से 14 दिन के लिए, सीक्रेटरी फेज 15 से 28 दिन के लिए। ये तीनों फेजेज कंप्लीट होती है यूट्रस के अंदर। और ओवरी में भी इस ड्यूरेशन में टोटल 2 फेजेज कंप्लीट होती है। फर्स्ट है फोलिकुलर और उसके बाद होती है ल्यूटियल। फोलिकुलर फेज होती है 6 से 14 दिन में, और ल्यूटियल होती है 15 से 28 दिन में। यानी कि ये सारे चेंजेज, ये 5 साइकिल चेंजेज हैं, या जो 5 चेंजेज हैं, ये सब देखने को मिलते हैं आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये सारे 5 के 5 चेंजेज आपको देखने को मिलते हैं। अब हम मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट है हमारा एमिनोरिया। एमिनोरिया को ही हम बोलते हैं मीनोस्टेसिस,
मीनोस्टेसिस, एमिनोरिया, ये इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंस होना, इसको हम बोलते हैं एमिनोरिया। ये दो तरीके से हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या हुआ, ये जो नॉर्मल है कब होता है, जैसे बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले भी एमिनोरिया ही रहता है। दूसरा सेकेंडरी कब हो सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है, प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है, लेबर के दौरान हो सकता है, लैक्टेशन के दौरान हो सकता है, ठीक है। ये होता है फिजियोलॉजिकल एमिनोरिया। और एक होता है पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल में कौन कौन सा, जिसमें कि कोई डिजीज इटियोलॉजी के कारण जो होता है। एक तो होता है प्राइमरी पैथोलॉजिकल, प्राइमरी पैथोलॉजिकल, प्राइमरी पैथोलॉजिकल। दूसरा होता है सेकेंडरी पैथोलॉजिकल। प्राइमरी पैथोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, 16 साल हो गए हैं, 16 ईयर हो गए हैं, लेकिन स्टिल नो मीनार्क, 16 एज हो जाने पर, 16 ईयर्स ऑफ एज हो जाने के बाद भी कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है। और सेकेंडरी पैथोलॉजिकल का मतलब पहले एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई थी लेकिन अभी बंद हो चुकी है, इसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी पैथोलॉजिकल। एक होता है डिसमेनोरिया, डिसमेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल एमसी, पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल। तीसरा होता है हाइपरमिनोरिया, हाइपरमिनोरिया, हाइपरमिनोरिया का मतलब क्या होता है, हाइपरमिनोरिया का मतलब होता है जो ब्लीडिंग का अमाउंट है, यानी कि ब्लीडिंग का जो अमाउंट है वो ब्लीडिंग अमाउंट मोर देन 80 ml, 80 ml, 80, मोर देन 80 ml, 80 ml से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, और एक्सेस 7 डेज, या तो 7 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या 80 ml से भी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको हम बोल रहे हैं हाइपरमिनोरिया। एक होता है हाइपोमिनोरिया, हाइपोमिनोरिया, हाइपोमिनोरिया का मतलब क्या हुआ, लेस देन 20 ml, ब्लीडिंग का जो अमाउंट है वो 20 ml से भी कम है, और ब्लीडिंग जो है वो लेस देन 2 डेज, 2 दिन से ही कम होती है। या तो टोटल ड्यूरेशन जो है वो 2 दिन से कम है, या टोटल अमाउंट जो है वो 20 ml से कम है, उसको हम बोल रहे हैं हाइपोमिनोरिया। या तो टोटल अमाउंट 80 ml से ज़्यादा है, या टोटल ब्लीडिंग के डेज 7 डेज से ज़्यादा है, उसको हम बोल रहे हैं हाइपरमिनोरिया। एक होता है ओलिगोमिनोरिया, ओलिगोमिनोरिया, ओलिगोमिनोरिया का मतलब क्या हुआ, ओलिगोमिनोरिया मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सटेंडेड अप टू 35 डेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सटेंडेड अप टू 35 डेज, यानी कि हर 35 डेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। नॉर्मल 28 डेज का होता है, उसके अलावा ओलिगोमिनोरिया हो गया 35 डेज, यानी कि 28 दिन में साइकिल नहीं आकर के 35 दिन में साइकिल आती है। एक होता है पोलीमिनोरिया, पोलीमिनोरिया, पोलीमिनोरिया का मतलब होता है 28 दिन का साइकिल नहीं होके 21 दिन का साइकिल हो जाता है, यानी कि हर 21 दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है। हर 21 दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, हर 21 दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक साल में जितने मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं वो ज़्यादा आएंगे, क्योंकि हर एक 21 दिन में आ रही है। और 35 दिन में साइकिल आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, ओलिगोमिनोरिया 35 दिन में एक बार आ रही है, इसका मतलब हुआ कि पूरे एक साल भर में जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं उससे कम साइकिल आएंगे, उससे कम आ रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं ओलिगोमिनोरिया, और ज़्यादा आएंगे पोली में, क्योंकि 21 दिन बाद में ही आने लगेगा तो उसमें टोटल ड्यूरेशन जो हो जाएगा वो ज़्यादा होगा, यानी कि ज़्यादा मेंस्ट्रुअल साइकिल आएंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं पोलीमिनोरिया। एक होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या PMS भी हम इसको बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर ऑफ अननोन ईटियोलॉजी, यानी कि ल्यूटियल और सीक्रेटरी फेज जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उसके टाइम ड्यूरेशन में जो पेशेंट को पेन होता है उसको हम बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ऑब्स्टेट्रिकल टर्मिनोलॉजी, गैस्टेशनल एज, गैस्टेशनल एज होती है टोटल 280 डेज का, यानी कि फर्स्ट डे ऑफ, काउंट कहाँ से करते हैं, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड 280 डेज। दूसरा होता है ओवुलेटरी एज, 280 में से अगर हम 14 डेज घटा दें तो कितना बच जाएगा, 266 डेज। ये जो होता है ये टोटल ड्यूरेशन होता है ओवुलेटरी एज। ओवुलेटरी एज को ही हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन एज, यानी कि फर्टिलाइजेशन जब होता है, फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब ओवम रिलीज हो जाएगा। ओवम कब रिलीज होता है, 14वें दिन पे, तो 14वें दिन फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14 दिन
कम कर देते हैं 280 डेज में से, तो टोटल ड्यूरेशन आ जाएगा 266 डेज। इसको हम बोलते हैं ओवुलेटरी एज या फर्टिलाइजेशन एज। और गेस्टेशनल एज की अगर बात करें तो वो टोटल होती है 280 डेज। ग्रेविडा ग्रेविडा का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। नल्ली ग्रेविडा मतलब नो हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी। प्राइमी ग्रेविडा का मतलब होता है एक हिस्ट्री है प्रेगनेंसी का, वन सिंगल हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी। मल्टी ग्रेविडा का मतलब होता है सेकेंड और थर्ड प्रेगनेंसी, ठीक है। दूसरा होता है पैरेटी या पैरा का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी। ग्रेविडा में हमने पढ़ा नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, और पैरेटी में होता है नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी हु क्रॉसेस द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। पीरियड ऑफ वाइबिलिटी के बारे में हम एक वीडियो बना चुके हैं, वहाँ से आप अच्छे से डिटेल में पढ़ पाएंगे। पीरियड ऑफ वाइबिलिटी का मतलब होता है जो वाइबिलिटी का जो पीरियड यानी कि सर्वाइवल कर पाए उससे पहले का पीरियड, 22 वीक से पहले का पीरियड है, उसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। यानी कि पीरियड ऑफ वाइबिलिटी शुरू होता है हमारा 22 वीक। तो पैरिटी का मतलब हुआ नंबर ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी हु क्रॉस द पीरियड ऑफ वाइबिलिटी। पुरानी प्रेगनेंसी का वो हिस्ट्री या वो काउंटिंग नंबर जो 22 वीक ऑफ प्रेगनेंसी को क्रॉस कर चुका है। नल्ली पैरा मतलब जो एक बार भी पीरियड ऑफ वाइबिलिटी क्रॉस नहीं हुई है। प्राइमी पैरा यानी कि एक बार हो गई है। और मल्टी पैरा जो 2 या 3 बार से ज़्यादा हो चुकी है। अबॉर्शन का मतलब क्या हुआ? एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट या फीटस, एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फीटस बिफोर 22 वीक ऑफ गेस्टेशन। 22 वीक से पहले ही अगर बेबी की डिलीवरी हो जाए उसको हम बोल रहे हैं स्टिल बर्थ, अबॉर्शन। जिसके 22 वीक से पहले ही डिलीवरी हो चुकी है उसको हम बोल रहे हैं अबॉर्शन। स्टिल बर्थ होता है दूसरा। स्टिल बर्थ का मतलब होता है डेथ ऑफ फीटस आफ्टर 22 वीक ऑफ गेस्टेशन। 22 वीक ऑफ गेस्टेशन के बाद में डेथ हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं स्टिल बर्थ। एंटीनेटल चेकअप, ANC केयर। एंटीनेटल चेकअप की बात करें WHO के अकॉर्डिंग टोटल 4 एंटीनेटल चेकअप, 4 ANC विजिट एटलीस्ट करनी चाहिए, कम से कम 4 विजिट। फर्स्ट ANC विजिट करते हैं 16 वीक पे, सेकंड करते हैं 24 से 28 वीक पे, थर्ड ANC विजिट करते हैं 32 वीक पे, और लास्ट करते हैं 36 वीक पे। यानी कि ये टोटल 4 तो एटलीस्ट WHO के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लेकिन मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मिनिमम होनी चाहिए WHO के अकॉर्डिंग 4 और मैक्सिमम होनी चाहिए 13 यानी कि 13 मैक्सिमम करने के लिए स्टार्टिंग 7 मंथ यानी कि प्रेगनेंसी से लेकर के स्टार्टिंग 7 मंथ में 1 इन ए मंथ यानी कि 1 महीने में 7 करेंगे तो टोटल 7 महीने में कितनी हो गई? 7। एट 8 मंथ, 8वें महीने पर 8th मंथ में 2 इन ए मंथ, 1 महीने में 2, 8वें महीने में 2 करेंगे तो 7 + 2 कितनी हो गई? 9। और एट 9 मंथ, लास्ट मंथ में, प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में कितनी करेंगे? 1 इन ए वीक, 1 वीक में 1 बार। महीने में 4 वीक हुए तो 4 बार करेंगे तो टोटल 4, 7 और 2 9 और 4 13 यानी कि 13। ये 13 मैक्सिमम एंटीनेटल विजिट हो सकती हैं और 4 मिनिमम हो सकती है WHO के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट विजिट को ही हम बोलते हैं, फर्स्ट ANC को बोलते हैं बुकिंग विजिट। मेल कैलोरी रिक्वायरमेंट, मेल को कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है 3000 किलो कैलोरी पर डे। फीमेल को कैलोरी की रिक्वायरमेंट रहती है 2500 किलो कैलोरी पर डे। 2500 किलो कैलोरी पर डे। ये बात हो रही है नॉन प्रेग्नेंट लेडी की। और प्रेगनेंसी में अगर बात करें तो प्रेगनेंसी में 2500 जो नॉन प्रेग्नेंट वाले हैं वो प्लस 300 कैलोरी यानी कि 2800 किलो कैलोरी पर डे प्रेगनेंसी में। और लैक्टेशन की अगर हम बात करें तो लैक्टेशन में और भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी। तो नॉन प्रेगनेंसी वाले 2500 प्लस में 500 यानी कि 3000 किलो कैलोरी पर डे। तो मेल को कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है 3000 किलो कैलोरी पर डे। फीमेल को होती है नॉन प्रेग्नेंट लेडी को 2500 किलो कैलोरी पर डे। प्रेगनेंसी में 2500 + 300 यानी कि 2800 किलो कैलोरी पर डे। और लैक्टेशन में 2500 + 500 3000 किलो कैलोरी पर डे। ये दोनों क्वेश्चन प्रेगनेंसी और लैक्टेशन वाले एम्स 2017 में दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं।
मेल फीमेल को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, नॉन प्रेग्नेंट की हम बात करें, नॉन प्रेग्नेंट को रिक्वायरमेंट होती है 1 ग्राम/kg ऑफ पर डे, यानी कि जितना बॉडी का वेट है उसका 1 ग्राम, जैसे 1 किलो वेट है तो 1 ग्राम जितना पर ग्राम पर केजी पर डे। एवरेज की हम बात कर लें तो जैसे 50 kg वेट है तो उसके लिए 50 ग्राम पर डे, 50 ग्राम पर डे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे कितनी हो जाएगी, 10 ग्राम बढ़ जाती है, तो 50 + 10 ग्राम यानी कि 60 ग्राम की हो जाएगी। और लैक्टेशन में 10 और बढ़ जाएगी, तो यानी कि टोटल हो जाएगी 50 + 20 ग्राम यानी कि 70 ग्राम। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी के टाइम पे 60 ग्राम और लैक्टेशन के टाइम पे 70 ग्राम हो जाती है। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी नॉन प्रेग्नेंट लेडी को विटामिन सी की रिक्वायरमेंट 40 to 50 mg पर डे, 40 to 50 mg पर डे। और प्रेगनेंसी के दौरान ड्यूरेशन इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी 60 मिलीग्राम पर डे। और लैक्टेशन में और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी तो 80 मिलीग्राम पर डे। विटामिन सी की रिक्वायरमेंट नॉन प्रेग्नेंट लेडी को 40 से 50 mg पर डे, प्रेगनेंसी में 60 mg पर डे और लैक्टेशन में 80 mg पर डे हो जाती है। विटामिन डी की रिक्वायरमेंट भी प्रेगनेंसी के टाइम ड्यूरेशन में बढ़ जाती है। केमिकल नेम विटामिन डी का क्या है, कैल्सीफेरोल। नॉन प्रेग्नेंट लेडी को विटामिन की रिक्वायरमेंट 5 माइक्रोग्राम, प्रेग्नेंट लेडी को 10 माइक्रोग्राम और लैक्टेशन में भी 10 माइक्रोग्राम। अगर इसको हम इंटरनेशनल यूनिट में लिखें तो 200 इंटरनेशनल यूनिट और ये हो गया 400 इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि नॉन प्रेग्नेंट लेडी को 5 माइक्रोग्राम या 200 इंटरनेशनल यूनिट, प्रेग्नेंट लेडी को 10 माइक्रोग्राम या 400 इंटरनेशनल यूनिट और लैक्टेशन में भी 10 माइक्रोग्राम या 400 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी की रिक्वायरमेंट रहती है। विटामिन ए की अगर हम बात करें तो विटामिन ए प्रेग्नेंट लेडी में 750 माइक्रोग्राम पर डे, 750 माइक्रोग्राम पर डे। और नॉन प्रेग्नेंट को भी 750 माइक्रोग्राम पर डे, यानी कि एक ऐसा न्यूट्रिएंट है विटामिन ए जो प्रेग्नेंट और नॉन प्रेग्नेंट दोनों को सेम अमाउंट में चाहिए, 750, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम ड्यूरेशन के दौरान विटामिन ए की रिक्वायरमेंट में इंक्रीज या बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलती है। लैक्टेशन के टाइम पे विटामिन ए की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो डोज कितनी होनी चाहिए हमारी 950 माइक्रोग्राम पर डे। लैक्टेशन के टाइम ड्यूरेशन में विटामिन ए की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो डोज होनी चाहिए 950 माइक्रोग्राम पर डे, नॉन प्रेग्नेंट में 750 माइक्रोग्राम और प्रेग्नेंट में भी 750 माइक्रोग्राम पर डे। यानी कि कौन सा विटामिन जो प्रेगनेंसी के टाइम ड्यूरेशन में नहीं बढ़ाया जाता है, विटामिन ए की जो डोज है वो या विटामिन ए की जो रिक्वायरमेंट है वो प्रेगनेंसी और नॉन प्रेगनेंसी में सेम होती है, 750 माइक्रोग्राम पर डे। इसके अलावा अगर हम बात करें कैल्शियम की लेवल की बात करें तो नॉन प्रेग्नेंट को रिक्वायरमेंट होती है, नॉन प्रेग्नेंट को कैल्शियम की रिक्वायरमेंट 600 से 800 मिलीग्राम पर डे। और प्रेगनेंसी में होती है 1000 से 1200 मिलीग्राम पर डे। और लैक्टेशन में और भी बढ़ जाती है तो 1200 से 1500 मिलीग्राम पर डे। नॉन प्रेग्नेंट में 600 से 800, प्रेगनेंसी में 1000 से 1200, लैक्टेशन में 1200 से 1500 मिलीग्राम पर डे। आयरन की बात करें, आयरन नॉन प्रेग्नेंट लेडी में आयरन की रिक्वायरमेंट 18 mg पर डे, नॉन प्रेग्नेंट में 18 mg पर डे, 18 mg पर डे। प्रेगनेंसी में ये रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, हो जाती है 40 mg पर डे। लैक्टेशन में ये रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, लैक्टेशन में हो जाती है 30 मिलीग्राम पर डे। विटामिन सी जो है वो हेल्प करता है आयरन एब्जॉर्प्शन में, हेल्पफुल होता है विटामिन सी। ये आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट जो हैं, आयरन फोलिक एसिड की जो टैबलेट्स हैं वो आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट्स 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से स्टार्ट कर दी जाती है, यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट कर दी जाती है। 16 वीक से, यानी कि 16 वीक से मतलब क्या हुआ, सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट कर दी जाती है प्रेग्नेंट लेडी को आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट। 200 mg का आयरन फोलिक एसिड का टैबलेट हम पेशेंट को देते हैं, उसमें से फोलिक एसिड उसमें होता है 0.4 mg।
RCH सेकेंड, RCH रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो RCH सेकेंड था उसके अकॉर्डिंग 100 mg एलिमेंटल आयरन देना है प्लस 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड देना है। ये इसका रिक्वायरमेंट था RCH सेकेंड के अकॉर्डिंग। फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट की नॉन प्रेग्नेंट लेडी को 200 माइक्रोग्राम और प्रेग्नेंट लेडी को 400 माइक्रोग्राम, और लैक्टेशन में भी 400 माइक्रोग्राम, नॉन प्रेग्नेंट को 200 और प्रेग्नेंट लेडी को 400 माइक्रोग्राम आयरन की या फोलिक एसिड की ज़रूरत रहती है। विटामिन सी देते हैं क्योंकि विटामिन सी जो है आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है, यानी कि विटामिन सी जो है वो आयरन की फेरिक फॉर्म यानी कि Fe+3 को Fe+2 फॉर्म में चेंज करता है। कौन? विटामिन सी। और आयरन का एब्जॉर्प्शन Fe+2 की फॉर्म में ही होता है, तो Fe+3 को Fe+2 में चेंज कराने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। विटामिन सी जब आयरन के साथ देंगे तो Fe3 को Fe+2 में चेंज करने में आसानी होगी और Fe+2 से आयरन का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप को ही हम बोलते हैं लियोपोल्ड मैन्योर। ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप क्या करते हैं? इसमें पाल्पेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। कब करते हैं? 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अराउंड ये प्रोसीजर या ये परफॉर्म किया जाता है। इसमें टोटल 4 ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप होती है। इसी को हम बोलते हैं, ग्रिप को ही लियोपोल्ड मैन्योर। फर्स्ट ग्रिप को बोलते हैं क्या? फंडल ग्रिप। फर्स्ट ग्रिप होती है फंडल ग्रिप, इसी को बोलते हैं क्या? फर्स्ट लियोपोल्ड या फंडल ग्रिप या फर्स्ट लियोपोल्ड। इसमें क्या करते हैं? पाल्पेशन ऑफ फंडस का पाल्पेशन किया जाता है। प्रेग्नेंट लेडी सुपाइन पोजीशन में लिटाते हैं। एग्जामिनर जो है यानी कि जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है वो एग्जामिनर है, वो फुट एंड साइड में खड़ा होता है। यानी कि मदर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके फेस को फील करता है या फेस को फेस करता है। मदर के फुट एंड साइड में खड़ा होगा, फंडस को पाल्पेट करेगा। फंडस को पाल्पेट कर रहा है इसलिए बोल रहे हैं फंडल ग्रिप या फर्स्ट लियोपोल्ड। अगर हेड हार्ड राउंड मास अगर फील होता है फंडस में, तो इसका मतलब क्या है? हार्ड राउंड मास अगर फंडस में फील होता है इसका मतलब क्या है? बेबी का हेड फील हो रहा है। और अगर सॉफ्ट मास फील हो रहा है इसका मतलब क्या है? बेबी का बटक एरिया जो है वो मदर के फंडस में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि फंडल ग्रिप से आप क्या पता लगा रहे हैं? फीटस का लाई का पता लगाया जाता है। फीटस का लाई ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडिनल है। दूसरा ग्रिप है लेटरल ग्रिप को ही बोलते हैं अम्बिलिकल ग्रिप या इसी को बोलते हैं सेकंड लियोपोल्ड, लेटरल ग्रिप और अम्बिलिकल ग्रिप सब इसी को बोलते हैं। पेशेंट कौन सी पोजीशन में होगा? पेशेंट होगा सुपाइन पोजीशन में, यानी कि प्रेग्नेंट लेडी सुपाइन पोजीशन में। एग्जामिनर टुवार्ड फुट एंड, एग्जामिनर या प्रोसीजर करने वाला जो है वो फुट एंड की तरफ खड़ा होगा। मदर के फेस को फेस करेगा। इफ राउंड करो या सी शेप फील ऑन वन साइड। अगर मदर के अम्बिलिकल एरिया को फील कर रहा है एग्जामिनर और राउंड करो से फील हो रहा है एक साइड में, तो इसका मतलब क्या है? ये बेबी का या फीटस का बैक एरिया है फीटस का। अगर एक साइड में अम्बिलिकल के एक साइड में इरेगुलर नोब लाइक स्ट्रक्चर अगर फील हो रही है, इसका मतलब क्या है? ये बेबी के एक्सट्रीमिटीज प्रेजेंट हैं। ठीक है। तीसरा लियोपोल्ड हमारा है थर्ड लियोपोल्ड को बोलते हैं पाउलिक ग्रिप।
थर्ड लियोपोल्ड को बोलते हैं पाउलिक ग्रिप या सेकंड पेल्विक ग्रिप, सेकंड पेल्विक ग्रिप। आप इसको समझिए, इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। थर्ड लियोपोल्ड को बोलते हैं पाउलिक ग्रिप या सेकंड पेल्विक ग्रिप, सेकंड पेल्विक ग्रिप। ये ग्रिप यूज़ की जाती है फीटल पोजीशन को कंफर्म करने के लिए, फीटल पोजीशन को कंफर्म करने के लिए ये ग्रिप यूज करते हैं। फर्स्ट क्या है, पेशेंट कैसे रहेगा, पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन, एग्जामिनर टुवर्ड फुट एंड, एग्जामिनर जो है वो या प्रोसीजर परफॉर्म करने वाला है वो फुट एंड की तरफ रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ग्रिप द सिम्फाइसिस प्यूबिस, ग्रिप द सिम्फाइसिस प्यूबिस, एग्जामिनर सिम्फाइसिस प्यूबिस वाले रीजन को होल्ड करेगा बाय वन हैंड, एक हाथ से सिम्फाइसिस प्यूबिस वाले रीजन को होल्ड करेगा, एक हाथ से सिम्फाइसिस प्यूबिस वाले रीजन को होल्ड करेगा। टू असेस फीटल हेड इंगेजमेंट, टू असेस फीटल हेड इंगेजमेंट, फीटस के हेड के इंगेजमेंट को पता करने के लिए एक हाथ से सिम्फाइसिस प्यूबिस के रीजन को होल्ड करेगा, ठीक है, होल्ड करेगा। अगर हेड पाल्पेट, अगर सिम्फाइसिस प्यूबिस वाले रीजन को होल्ड करने से हेड पाल्पेट होता है बेबी का, तो इसका मतलब है फीटल हेड इंगेजमेंट नॉट, यानी कि फीटस का हेड अभी इंगेज नहीं हुआ है। हेड अगर पाल्पेट हो रहा है तो इसका मतलब फीटस का हेड अभी इंगेज नहीं हुआ है। अगर हेड नॉट पाल्पेबल, यानी कि अभी फीटस हेड आपको पाल्पेट नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बेबी का हेड जो है वो एंगेज्ड हो चुका है। फोर्थ लियोपोल्ड, इसी को बोलते हैं फर्स्ट पेल्विक ग्रिप। इसमें क्या है, प्रेग्नेंट लेडी जो है वो सुपाइन पोजीशन में, एग्जामिनर पोजीशन चेंज हो जाएगी, एग्जामिनर हेड एंड की तरफ खड़ा होगा, एग्जामिनर जो है वो हेड एंड की तरफ खड़ा होगा, दोनों का फेस एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी कि प्रेग्नेंट लेडी का भी और एग्जामिनर का भी, ठीक है। और एग्जामिनर या प्रोसीजर परफॉर्म करने वाला होल्ड द सिम्फाइसिस प्यूबिस बाय बोथ हैंड, अपने दोनों हाथ से सिम्फाइसिस प्यूबिस वाले रीजन को होल्ड करेगा दोनों हाथों से। अगर कन्वर्जेंट हैंड है, कन्वर्जेंट हैंड का मतलब क्या हुआ, अगर दोनों हाथों से सिम्फाइसिस प्यूबिस वाले रीजन को होल्ड करने पर बोथ हैंड, एग्जामिनर के बोथ हैंड स्लाइडिंग डाउन करते हैं, यानी कि स्लाइडिंग डाउन, दोनों हैंड को अपने को स्लाइड कर रहा है, और स्लाइडिंग डाउन करते दोनों हैंड्स कम्स नियर, यानी कि एक दूसरे के पास में आते हैं, तो इसका मतलब क्या है, कन्वर्जेंट हैंड है। यानी कि अगर स्लाइडिंग डाउन करते करते एग्जामिनर के हैंड नीचे की तरफ आते आते दोनों पास में आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट हैंड। अगर कन्वर्जेंट हैंड है और स्लाइडिंग डाउन करते करते एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, कन्वर्जेंट हैंड है, इसका मतलब क्या है कि हेड जो है वो फील हो रहा है, और हेड जब फील हो रहा है तो हमने भी बताया था, हेड अगर फील होता है तो इसका मतलब क्या है, इंगेजमेंट नॉट हैपन, इंगेजमेंट अभी नहीं हुआ है, ठीक है। डाइवर्जेंट हैंड का मतलब क्या है, एग्जामिनर अगर अपने दोनों हाथों से सिम्फाइसिस प्यूबिस वाले रीजन को होल्ड करता है और स्लाइडिंग डाउन करते करते उसके हैंड अगर स्लाइडिंग डाउन करते करते उसके हैंड अगर एक दूसरे से दूर जाते हैं, एक दूसरे के पास में नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, स्लाइडिंग डाउन करते करते एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट हैंड। अगर डाइवर्जेंट हैंड है इसका मतलब क्या है कि हेड नॉट पाल्पेबल, हेड जो है बेबी का वो नॉट पाल्पेबल है, और हेड जब नॉन पाल्पेबल है तो इसका मतलब क्या है कि इंगेजमेंट हो चुका है। ये हमने पढ़ा ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप के बारे में। ये इसमें क्या है, पाल्पेशन मेथड का यूज़ करते हैं, 28 वीक पे किया जाता है। ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप इनको बोलते हैं, 4 ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप होती है, लियोपोल्ड मैनुअर भी बोलते हैं। फर्स्ट को बोलते हैं फंडल ग्रिप, फर्स्ट लियोपोल्ड, दूसरी को बोलते हैं लैटरल ग्रिप या अम्बिलिकल ग्रिप या सेकंड लियोपोल्ड, तीसरी को बोलते हैं थर्ड लियोपोल्ड या पाउलिक ग्रिप, और फोर्थ को बोलते हैं फोर्थ लियोपोल्ड या फर्स्ट पेल्विक ग्रिप।
अब हम पढ़ रहे हैं प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा क्या है? एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी का इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है डिस्कोइड, डिस्क शेप की होती है। डिस्क शेप का मतलब क्या हुआ? थिक फ्रॉम सेंटर, सेंटर से मोटी होती है, थिन फ्रॉम पेरीफेरी, और पेरीफेरी वाली साइड से थिन होती है, यानी कि बीच में से मोटी और साइडों से पतली होती है। तो थिक यानी कि सेंटर वाला एरिया जो है वो 2.5 सेंटीमीटर एट सेंटर, थिन फ्रॉम पेरीफेरी, पेरीफेरी वाली साइड से 1 सेंटीमीटर। यानी कि अगर डिस्क शेप में इसका यहाँ पे बनाऊँ तो जैसे ये डिस्क बन गया, ये डिस्क शेप हो गया, यहाँ से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी और यहाँ से होती है दोनों साइडों से 1 सेंटीमीटर। तो 2.5 सेंटीमीटर की थिकनेस हो गई कहाँ से? मीडियम साइड से, सेंटर से, और 1 सेंटीमीटर की थिकनेस हो गई कहाँ से? पेरीफेरी से, यानी कि दोनों साइडों से। और हीमोकोरियन, मदर के कोरियन, कोरियन का मतलब हो गया आउटर लेयर। आउटर लेयर, आउटर लेयर जो है वो कांटेक्ट में रहती है मैटरनल ब्लड के, मैटरनल ब्लड के कांटेक्ट में रहती है इसकी आउटर लेयर। डेसिडुएट, डिस्कोइड होती है, कोरियोनिक होती है, यानी कि हीमोकोरियन होती है, या हीमोकोरियन का मतलब हो गया मैटरनल ब्लड के कांटेक्ट में रहती है। डेसिडुएट, डेसिडुएट का मतलब हो गया प्लेसेंटा, प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन, प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन सेड आउट, सेड आउट आफ्टर आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी हो जाने के बाद में दोनों चीज़ें बाहर निकल जाती है। कौन कौन सी? प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन। प्लेसेंटा के डायमीटर की अगर हम बात कर लें, डायमीटर जो है वो 15 से 20 सेंटीमीटर का होता है। डायमीटर जो है वो 15 से 20 सेंटीमीटर का होता है। थिकनेस हमने बता दी 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पेरीफेरी और 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर और 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द पेरीफेरी। वेट की अगर हम बात करें तो वेट होता है 500 ग्राम, वेट होता है 500 ग्राम, 500 ग्राम होता है वेट। टू सरफेस, प्लेसेंटा के दो सरफेस होते हैं, दो सरफेस होते हैं। एक होता है मैटरनल सरफेस, मैटरनल सरफेस जो मदर वाली साइड में होता है। दूसरा होता है फीटल सरफेस जो फीटस वाली साइड में होता है। मैटरनल सरफेस जो है वो डार्क रेड कलर का होता है, डार्क रेड कलर। मल्टीपल मल्टीपल हेमोरेजिक स्पॉट, यानी कि ब्लड के छोटे छोटे स्पॉट देखने को मिलेंगे यहाँ पे आपको। और ये रफ होगा और स्पंजी होगा, रफ और स्पंजी होगा। मल्टीपल हेमोरेजिक स्पॉट देखने को मिलेंगे, डार्क रेड कलर का होता है। ये हो गया मैटरनल सरफेस के बारे में। बात कर लेते हैं अगर हम फीटल सरफेस के बारे में, तो फीटस जो है वो ब्राइट कलर का, फीटल सरफेस जो है वो ब्राइट कलर का देखने को मिलेगा। मदर वाला कौन सा था? डार्क रेड कलर का। फीटस वाले सरफेस से अटैच्ड अम्बिलिकल कॉर्ड, फीटस वाले सरफेस से अम्बिलिकल कॉर्ड भी अटैच्ड रहेगी, ठीक है। फीटल सरफेस ब्राइट कलर का होगा, अटैच्ड अम्बिलिकल कॉर्ड रहेगी। मैटरनल सरफेस डार्क रेड कलर का रहेगा, मल्टीपल हेमोरेजिक स्पॉट देखने को मिलेंगे, रफ और स्पंजी रहेगा, और कैल्शियम डिपोजिशन रहेगा। कैल्शियम डिपोजिशन रहेगा तो इसका मतलब क्या है? ग्रे कलर का भी देखने को मिल सकता है। और ग्रे कलर का अगर देखने को ग्रे का मिल रहा है या डार्क रेड कलर का मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? वो मैटरनल सरफेस है प्लेसेंटा का। आगे हम बात करें मैटरनल पार्ट, यानी कि मैटरनल पार्ट का मतलब क्या हुआ, और एक होता है फीटल पार्ट। प्लेसेंटा मदर और फीटस दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, यानी कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन जो है वो मदर और फीटस दोनों के द्वारा ही किया जाता है। मैटरनल पार्ट जो रहता है वो रहता है इसमें लगभग 20%, और फीटस पार्ट रहता है वो 80%। अगर हम रेशियो में बात करें तो 1:4, ठीक है। फीटस का वेट जो है, फीटस का वेट होता है 300 ग्राम, और प्लेसेंटा का वेट कितना होता है? 500 ग्राम। अगर इसको हम रेशियो में डिवाइड करें तो 6:1, यानी कि 6:1 का जो रेशियो है वो रहता है फीटस और प्लेसेंटा के वेट में। और पार्ट की हम बात करें, फॉर्मेशन में जो ऑक्यूपेंसी जो रहती है पार्ट की, वो रहती है 1:4, फीटस पार्ट और मैटरनल पार्ट और फीटस पार्ट की। इसके अलावा हम बात करें प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जो है वो यूट्राइन कैविटी में लगभग 30% एरिया ऑक्यूपाई करता है। यूट्राइन कैविटी का लगभग 30% एरिया ऑक्यूपाई करता है प्लेसेंटा। अगर इसको हम सेंटीमीटर में डिवाइड कर लें, प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा अटैच्ड टू 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर, यानी कि यूट्राइन कैविटी के लगभग 20 सेंटीमीटर एरिया में
प्लेसेंटा अटैच रहता है, या 30% परसेंट में बात करें तो 30% ऑक्यूपेंसी रहती है, यानी कि यूट्राइन कैविटी के 30% एरिया को प्लेसेंटा ऑक्यूपाई करता है। और अगर सेंटीमीटर के डायमीटर के सेंटीमीटर में बात करें या एरिया में बात करें तो प्लेसेंटा जो है वो 20 सेंटीमीटर के एरिया में अटैच्ड रहता है। प्लेसेंटा में जो ब्लड रहता है उसका अमाउंट रहता है 500 ml। 500 ml में से 150 ml जो है वो मैटरनल ब्लड रहता है, और 350 ml जो है वो फीटस का ब्लड रहता है। 500 ml ब्लड रहता है, 150 ml मैटरनल और 350 ml फीटस। ये दोनों ब्लड यानी कि मदर और फीटस का ब्लड कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते हैं। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन जो है 6 वीक से स्टार्ट हो जाता है और 12 वीक पे कंप्लीट हो जाता है। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन जो है वो 6 वीक से स्टार्ट हो जाता है और 12 वीक पे जाकर के कंप्लीट हो जाता है। यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन यानी कि यूट्रस से प्लेसेंटा में सर्कुलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है 12th डे पर, 12वें दिन पर। 12वें दिन कब? प्रेगनेंसी होने से फर्टिलाइजेशन होने के 12वें दिन बाद तक जो है वो 12th डे तक यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी विलाई, यानी कि प्राइमरी विलाई जो है वो 12वें दिन पे बन जाती है। ठीक है। और बात करें फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन, फीटस और प्लेसेंटा के बीच में जो सर्कुलेशन है वो 21st डे यानी 21वें दिन पे शुरू होता है। इसको हम बोलते हैं टर्सरी विलाई। तो टर्सरी विलाई जो है वो 21वें दिन पे बनती है और प्राइमरी विलाई जो बनती है वो 12वें दिन पे बनती है। प्लेसेंटा की हम बात करें तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट प्लेसेंटा की क्या है? स्टेम विलाई को हम बोलते हैं कोटेलिडोन या प्लेसेंटोम। स्टेम विलाई, कोटेलिडोन या प्लेसेंटोम, यही होती है स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट प्लेसेंटा की। फंक्शनल सब यूनिट ऑफ प्लेसेंटा, फंक्शनल सब यूनिट अगर पूछी जाए तो फंक्शनल सब यूनिट जो है वो होती है प्लेसेंटा की लोब्यूल्स। अगर स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट पूछी गई तो स्टेम विलाई या कोटेलिडोन। अगर फंक्शनल सब यूनिट ऑफ प्लेसेंटा पूछा जाता है, फंक्शनल सब यूनिट ऑफ प्लेसेंटा होती है लोब्यूल्स। ये लोब्यूल्स जो है ये जो टर्सरी स्टेम विलाई है, जो 21वें दिन पे बनती है, टर्सरी स्टेम विलाई का ही पार्ट होती है लोब्यूल्स। जो लोब्यूल्स है वो टर्सरी स्टेम विलाई से ही डेवलप होती है। टोटल नंबर ऑफ स्टेम विलाई प्लेसेंटा में होते हैं कितने? 60। 3 से 4 स्टेम विलाई मिलकर के एक सिंगल कोटेलिडोन बनाती है। यानी कि अगर 60 विलाई हैं तो लगभग 15 सिंगल कोटेलिडोन या 15 कोटेलिडोन प्रेजेंट होंगे। और प्लेसेंटा में 60 विलाई प्रेजेंट होती है तो इसका मतलब है कि 15 कोटेलिडोन वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। कोटेलिडोन जो है ये मैटरनल सरफेस जो है प्लेसेंटा का, है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। कोटेलिडोन प्रेजेंट इन मैटरनल सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा। प्रोटीन नेचर के हार्मोन, प्लेसेंटा से प्रोटीन नेचर के हार्मोन निकलते हैं। तो प्रोटीन नेचर के कौन कौन से हैं? HCG, HPL और PAPPA, पप्पा। प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। HCG की अगर हम बात करें तो ये एक प्रोटीन नेचर का हार्मोन है। इसका मेजर फंक्शन क्या है? मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है? उसका मेंटेनेंस करना। प्रिवेंट एम्ब्रियो रिजेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम और प्रिवेंट ऑफ एम्ब्रियो के रिजेक्शन को प्रिवेंट करता है। पीक वैल्यू, इसकी पीक वैल्यू जो है वो रहती है 60 से 70 दिन पर। 60 से 70 दिन पे इसकी पीक वैल्यू रहती है। पीक वैल्यू कितनी होती है? 100 से 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml, ये इसकी पीक वैल्यू देखने को मिलती है। आफ्टर 100
डेज, 100 दिन के बाद में इसका वैल्यू है वो 10 से 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml हो जाता है। और पीक वैल्यू रहती है 60 से 70 दिन पे, उस टाइम इसका ड्यूरेशन या इसकी वैल्यू बढ़ी हुई रहती है, तो 100 से 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। और 100 दिन के बाद में इसका लेवल कम हो जाता है, 10 से 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml हो जाता है। ठीक है। HCG जो है, HCG कोजेज मॉर्निंग सिकनेस इसी की वजह से देखने को मिलती है, वोमिटिंग इसी की वजह से देखने को मिलती है। अगर HCG का लेवल बढ़ता है तो हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ज़्यादा वोमिटिंग देखने को मिलती है, मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलती है, वो इसकी वजह से होती है। अगर इंक्रीज HCG लेवल, अगर HCG का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो वो कब होता है, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम में बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी का प्रोडक्ट जो है वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो उसके टाइम पे HCG का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, मल्टीपल प्रेगनेंसी में बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। हाइड्रेटेड फॉर्म मोल या वेसिकुलर मोल अगर है तो भी HCG का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। अगर बेबी में डाउन सिंड्रोम है, अगर पेशेंट का बेबी या प्रेग्नेंट लेडी का बेबी जो उसको डाउन सिंड्रोम है तो भी HCG का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। तो HCG का लेवल बढ़ा हुआ कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में देखने को मिलेगा, मॉर्निंग सिकनेस में देखने को मिलेगा, वोमिटिंग ज़्यादा हो रही तो बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, मल्टीपल प्रेगनेंसी में बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, डाउन सिंड्रोम में बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल या वेसिकुलर मोल में बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। अभी तक हमने पढ़ा इंक्रीज लेवल के बारे में, डिक्रीज HCG का लेवल कम कब देखने को मिलेगा, अबॉर्शन के टाइम पे HCG का लेवल कम देखने को मिलेगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के टाइम में भी HCG का लेवल जो है वो कम देखने को मिलेगा। HCG जो हार्मोन है ये डिसअपियर आफ्टर 2 वीक ऑफ डिलीवरी के 2 वीक के बाद में ये गायब हो जाता है। HCG डिसअपियर आफ्टर 2 वीक ऑफ डिलीवरी के 2 वीक के बाद में HCG का लेवल ख़त्म हो जाता है या HCG जो है बिल्कुल ही गायब हो जाता है। अब पढ़ेंगे हम एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में। एमनियोटिक फ्लूइड में 98 से 99% जो है वो वाटर होता है, 1 से 2% जो है वो इसमें सॉलिड होता है। सॉलिड में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों चीज़ें होती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सॉलिड के 1 से 2% में ही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में दो चीज़ें होती हैं। ऑर्गेनिक में जो बात करें तो जैसे ग्लूकोज, प्रोटीन, यूरिया, यूरिक एसिड, और इनऑर्गेनिक में सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। एमनियोटिक फ्लूइड जो है इसके पीएच की अगर हम बात करें, एमनियोटिक फ्लूइड का पीएच जो है वो एल्केलाइन होता है। एमनियोटिक फ्लूइड का पीएच एल्कलाइन होता है। कलर की अगर हम बात करें तो इनिशियली ये कलरलेस होता है, स्टार्टिंग में एमनियोटिक फ्लूइड कलरलेस रहता है, लेकिन नियर टर्म प्रेगनेंसी यानी कि प्रेगनेंसी जैसे ही कंप्लीट होने वाली होती है उस टाइम इसका कलर जो है वो पेल येलो या स्ट्रो कलर हो जाता है, पेल येलो या स्ट्रो कलर में चेंज हो जाता है। इसके अमाउंट की अगर हम बात करें तो 12 वीक पे एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट 50 ml होता है। 20 वीक की प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन पे इसका अमाउंट जो है वो 400 ml होता है। 36 वीक पे इसका अमाउंट जो है वो अप्रॉक्स 1 लीटर के आसपास में रहता है। और अगर बात करें 38 से 40 वीक पे तो इसका अमाउंट जो है वो 600 से 800 ml, यानी कि जब प्रेगनेंसी टर्म पे आ जाती है तब इसका अमाउंट थोड़ा कम हो जाता है 36 वीक से। 12 वीक पे 50 ml, 20 वीक पे 400 ml, 36 वीक पे लगभग 1 लीटर, और 38 से 40 वीक के आसपास में 600 से 800 ml इसका अमाउंट हो जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो बनता रहता है और एब्जॉर्ब होता रहता है। तो लगभग 3 घंटे में एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड इज़ कम्प्लीटली रिप्लेस्ड विदिन 3 आवर्स। 3 घंटे के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो रिप्लेस हो जाता है। फीटल मेम्ब्रेन जो है, हमने एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में पढ़ लिया कि इसका जो कलर है इनिशियली कलरलेस रहता है, बाद में पेल येलो या स्ट्रा कलर का हो जाता है। लेकिन ये ग्रीन कलर, अगर एमनियोटिक फ्लूइड ग्रीन कलर का है तो इसका मतलब क्या है, या मेकोनियम स्टेन्ड अगर एमनियोटिक फ्लूइड है
मैकोनियम स्टेन्ड है या ग्रीन कलर का है तो इसका मतलब है ये शो करता है फीटल डिस्ट्रेस, फीटल डिस्ट्रेस को शो करता है, फीटल डिस्ट्रेस को शो करता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड कलर ग्रीनिश येलो या सैफरन कलर, ग्रीनिश येलो या सैफरन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड है तो इसका मतलब क्या है कि ये पोस्ट मैच्योरिटी को शो करता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर गोल्डन कलर है इसका मतलब है RH इनकम्पेटिबिलिटी को शो करता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड डार्क रेड कलर का है इसका मतलब है हेमोरेज हो रहा है या हेमोरेज को शो करता है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर डार्क ब्राउन कलर या टोबैको कलर या डार्क ब्राउन कलर है तो इसका मतलब है इंट्रायूट्राइन डेथ हो चुकी है बेबी की, उसको शो करता है। ग्रीन कलर मैकोनियम स्टेन्ड कलर है तो फीटल डिस्ट्रेस को शो करेगा। ग्रीनिश येलो या सैफरन कलर है तो इसका मतलब पोस्ट मैच्योरिटी है। गोल्डन कलर है तो RH इनकम्पेटिबिलिटी को शो करेगा। डार्क रेड कलर है तो हेमोरेज को शो करेगा। डार्क ब्राउन या टोबैको कलर है तो इंट्रायूट्राइन डेथ को शो करता है। इनमें से एक न एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, कौन से कलर का है तो किस चीज़ को शो कर रहा है। AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की नॉर्मल वैल्यू है 5 से 25, यानी कि 5 से 25 AFI होता है। नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स 5 से 25 होता है। अगर ये वैल्यू 5 से 25 ये सेंटीमीटर में है, 5 से 25 सेंटीमीटर, यानी कि मदर के एब्डोमेन को हम USG की हेल्प से 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं और जो एक क्वाड्रेंट कोई भी है अगर किसी भी एक क्वाड्रेंट का वैल्यू अगर 2 सेंटीमीटर से कम है, कोई भी एक क्वाड्रेंट अगर 2 सेंटीमीटर से कम है तो इसका मतलब ओलिगोहाइड्रोमनियाज है। और अगर कोई भी एक क्वाड्रेंट 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि पॉलीहाइड्रोमनियोज है। तो मदर के एब्डोमिनल को USG की हेल्प से 4 कैटेगरीज में या 4 एरियाज में डिवाइड किया जाता है और उनकी वैल्यूज़ को टोटल किया जाता है। तो 5 से 25 सेंटीमीटर अगर वैल्यू रहती है इसके बीच में तो इसका मतलब नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है। अगर वैल्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर से कम है तो इसका मतलब है ओलिगोहाइड्रोमनियोज, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट जो है वो कम है। 5 सेंटीमीटर से कम है इसका मतलब है ओलिगोहाइड्रोमनियोज, या फिर अमाउंट जो है वो 200 ml से कम है। अगर 5 सेंटीमीटर से कम है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स तो इसका मतलब ओलिगोहाइड्रोमनियोज है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट 200 ml से कम है तो इसका मतलब है कि ओलिगोहाइड्रोमनियोज है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का वैल्यू जो है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, मोर देन 25 सेंटीमीटर है, या फिर एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम मोर देन 2 लीटर, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है। और अगर एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट 2 लीटर से ज़्यादा है इसका मतलब है पॉलीहाइड्रोमनियोज है, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है। अगर ये जो हमने 4 क्वाड्रेंट डिवाइड किए हैं, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट मदर के जो डिवाइड किए हैं, अगर इनमें से किसी एक वर्टिकल पूल का डायमीटर 2 सेंटीमीटर से कम है तो इसका मतलब ओलिगोहाइड्रोमनियोज। अगर एक क्वाड्रेंट का एरिया 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा है इसका मतलब है पॉलीहाइड्रोमनियोज होता है। तो आज हमने ये लगभग 1 घंटे की क्लास में पढ़ा है इसके बारे में, ऑब्स्टेट्रिक के इंट्रोडक्शन क्या होता है, एक्सटर्नल ऑर्गन कौन कौन से हैं, प्लेसेंटा क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, जनरल चेंजेस क्या आते हैं, प्लेसेंटा के क्या फंक्शन होते हैं, पैरेटिक क्या होती है, ग्रेविडा क्या होता है, स्टिल बर्थ क्या है, प्रेगनेंसी क्या है, क्या एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है, क्या एमनियोटिक फ्लूइड होता है, इन सब के बारे में अगली क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह से फायर पॉइंट के रूप में, यानी कि एक पॉइंट के रूप में डिस्कस करेंगे और इसी तरह से स्पीडली आपके एक रिकवर कराएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में। थैंक यू।